आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत दिलचस्प कार्यक्रम लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बनाते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे करियर गाइडेंस की। तो करियर गाइडेंस की पूरी जानकारी आप नहीं सुन पाए थे, उस जानकारी का कुछ हिस्सा बच गया था, तो वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार कैसे कोर्स को ढूंढ सकते हैं? देखिए, उसमें कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ स्कूलों की पॉलिसी होती है कि भाई वो उनके एक वो बनाते हैं पैरामीटर का मतलब होता है ये अलग अलग पॉइंट बनाते हैं कि जो बच्चे उसमें एक पॉइंट होता है मार्क्स, कि किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, क्योंकि सब्जेक्ट्स में मार्क्स तभी अच्छे आएंगे ना कि जब किसी सब्जेक्ट्स में आप अच्छे होते हैं या आपका इंटरेस्ट होता है। आप सब मैथ्स में अगर मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट है मैथ्स में, आप आगे भी उसमें मैथ्स में कुछ कर सकते हैं। साइंस में आपका इंटरेस्ट है, साइंस में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कुछ स्कूलों में ये क्राइटेरिया बना लेते हैं, तो एक वो रूल्स बना लिए कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं उनको हम साइंस देंगे, वो साइंस पढ़ेंगे। इतने मार्क्स हैं वो कॉमर्स में जा सकते हैं, इतने मार्क्स हैं तो उसमें जा सकते हैं, दूसरे तीसरे सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। पहले जो पुराने जमाने में, हमारे जमाने में ये होता था कि भाई जिसने इंजीनियरिंग की और मेडिकल करा वो तो बहुत बढ़िया है, बाकी तो सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर आप देखें तो सोशल साइंसेज जैसे हैं वो भी बहुत, जैसे साइकोलॉजी है या और सोशल जो हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें गाइडेंस आपको कि आगे आप क्या कर पाएंगे उनमें, ये गाइडेंस चाहिए। तो एक तो मार्क्स के हिसाब से बच्चों की इंटरेस्ट का पता लगाते हैं टीचर्स। उसके बाद जो डिफरेंट एरियाज में, जैसे हम अलग अलग प्रोफेशनल को बुलाते हैं स्कूलों में, तो वो हमें आइडिया देते हैं कि भाई आपने अगर साइंस और मैथ्स किया हुआ है तो इंजीनियरिंग में आपका ये स्कोप है, इंजीनियर की अगर करें आप तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह की गाइडेंस उनको दी जाती है। साइंस पढ़ेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स पढ़ेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, तो इनके बारे में बताया जाता है। तो उसके बेसिस पे भी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं और पेरेंट्स भी उसमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके से
इसमें सब्जेक्ट्स चूज किए जाते हैं। 10वीं बहुत क्रिटिकल होती है। 10वीं के बाद 11वीं में जब आते हैं तो आपका फिर एक, उससे पहले तो आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन उसके बाद एक आपका एरिया निर्धारित हो जाता है, एक साइड निर्धारित हो जाती है कि भाई हाँ, इसमें मुझे अब आगे बढ़ना है। तो जिंदगी भर आप उस एरिया में रहते हैं, उसी एरिया में काम करते हैं। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं शाकिर। जी बिल्कुल, लेकिन सर इसमें एक अलग से मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जिनका लक्ष्य होता है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, मुझे आईआईटी में जाना है, तो उन बच्चों को कौन सी क्लास से ये चीज़ें सारी सोचना और पढ़ना शुरू करना चाहिए? नहीं, 10वीं के बाद शुरू हो जाना चाहिए। वैसे तो 9th के बाद हम लोग देखते हैं कि जब 9th के बाद बच्चे सोचने लगते हैं कि मुझे अब साइंस करनी है, या मुझे इंजीनियरिंग में जाना, आईआईटी का एग्जाम देना है, या मुझे जनरल यूपीएससी वगैरह के आईएएस का एग्जाम देना है। तो वहीं से धीरे धीरे दिमाग में आने लगता है और उसके हिसाब से फिर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे आईआईटी, इसका मतलब इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो आप, तो आपने साइंस ली, फिर आपने ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, पीसीएम देखते हैं ना उसमें, तो वो आपने ले ली 10वीं के बाद। तो आप उसमें मेहनत करने के और इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। आपने देखा कि भाई यूपीएससी में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, तो आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स ले ली, आपने हिस्ट्री ले ली, आपने ज्योग्राफी ले ली, जो कि बहुत सारे, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। इनमें साइंस के भी होते हैं, साइकोलॉजी के, सोशल साइंसेज के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें फिर आप उस तरफ मेहनत करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से किस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हो, मेडिकल में जाना चाह रहे हो, तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो कई बार ये भी ऑप्शन आ जाती है स्कूलों में कि आप बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी पढ़ सकते हो। तो दोनों ऑप्शन हो गई, आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो और मेडिकल का भी एग्जाम दे सकते हो। तो ये चीजें आपको उसी टाइम डिसाइड करनी होती हैं जब आप 10वीं के बाद चॉइसेस करते हो अपने सब्जेक्ट्स की। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जैसे मान लीजिए उनका जो लक्ष्य है वो तो है यूपीएससी का, लेकिन किसी कारणवश वो 1 साल 2 साल लगाने के बाद भी उनसे यूपीएससी का कोई टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर दोबारा से वो एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद होगा ना। वो तो बाद की बात है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर उसमें करें तो फायदा रहता है। यूपीएससी का एग्जाम तो जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तभी देंगे ना यूपीएससी का। तो अच्छा सर, कोई एज निर्धारित होती है यूपीएससी एग्जाम के लिए सर? हाँ, यूपीएससी में मैं आपको बताना पड़ेगा ना, हर एक एग्जाम की अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है जी। जैसे आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जाना चाहे या और कोई टेक्निकल उसमें जाना चाहे, तो आपकी क्वालिफिकेशन वैसी होनी चाहिए ना। तो आपने तो 10वीं के बाद तो उसका कोई वो नहीं होता। नहीं बिल्कुल नहीं। 10वीं के बाद मेंटली आप तैयारी करने लगते हो। उसमें कोचिंग, अगर आपने जैसे मैथ्स है तो भाई मैथ्स में मेरा थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स जरूरी है। तो आप मैथ्स में मेहनत करने लगते हो और सब्जेक्ट्स में मेहनत करने लगते हो, तो उस तरह से फिर आपका ठीक होने लगता है। तो क्वालिफिकेशन है यूपीएससी के लिए 10वीं पास का। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है यूपीएससी का जो 10वीं के बाद। नहीं वो बात ठीक है सर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैसे मीडियम फैमिली के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उनकी सोच सिर्फ नीट के एग्ज़ाम तक की होती है कि उनको सिर्फ एमबीबीएस में डालना है। कोई कल साथी एक मिला था तो वो यूपीएससी की तैयारी कराता है। वो कहता है कि 5 साल आपने एमबीबीएस का कोर्स के लिए दी और 2-3 साल आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो 8 साल आपके निकल गए। तो इससे बेहतर है कि आप यूपीएससी करिए। यूपीएससी में आप अगर 2 साल भी 3 साल भी लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट तो उसका मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पास करना, यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है ना, वहाँ पे वो करने पड़ेंगे ना आपको जी। या उसमें इंजीनियरिंग की सर्विसेज है तो आपको साइंस और इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें शाकिर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, जब बच्चे को ध्यान देते हैं उसकी तरफ, तो उसमें ये भी होता है कि बच्चे का ज्यादा, मान लीजिए बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो उसको वहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा, उसमें डिप्लोमाज हैं जिसमें स्किल के प्रोग्राम होते हैं, IITs है। जैसे 8वीं के बाद बच्चे ने कहा कि भाई मैं अब नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें जो स्किल वाले प्रोग्राम्स हैं, कारपेंट्री है या और मैकेनिकल उसका है, ऑटोमोबाइल रिपेयर का है, या फिर कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स है,
वो फिर IIT ये जो वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ की तरफ उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें डिप्लोमाज है ना, डिप्लोमा जो 10वीं के बाद आ जाता है, तो और IIT है जिसमें 8वीं या 10वीं के बाद वो एडमिशन होता है। तो वहाँ पे वोकेशन होता है। वोकेशन का मतलब ये हो गया कि आप कुछ चीजें सीखते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया आपने, है ना जी। तो इसी तरह से और काम, प्लम्बिंग का काम सीख लिया आपने, या और किसी का आपने वहाँ पे काम सीख लिया, तो फिर उनको बच्चों को वहाँ की उसकी तरफ, लेकिन उसके लिए आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना, समझना पड़ेगा अपने बच्चे को। जी जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है या उसका, क्योंकि बच्चे का बहुत सारी अलग अलग उसकी कैपेबिलिटी होती है, यानी अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है उसकी। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ साइंस में बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ खेल में बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के टाइम में इतनी सारी ऑप्शन है हमारे पास, इतने सारे वो है एरिया जहाँ पे आप जा सकते हो। वो वाली बात नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना तो बेकार है बच्चा, नो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे उसमें ऑप्शन है, लेकिन आपको ढूंढने की, हेल्प लेने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। सर अगला सवाल है, ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का नाम ही 1-2 साल में सुना है हमने, क्योंकि जब ये देश में इस तरह की स्थिति पैदा बनी है कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन एजुकेशन का नाम आया है सामने, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन एक तो ये है कि आप फेस टू फेस एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यानी आप ऑनलाइन आप लेक्चर आपको मिल रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग जो होती है ना, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है कि भाई आपको रोजमर्रा क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आपको अपने आप ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा। उसके साथ साथ आपको ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको हेल्प करते हैं, यानी जैसे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सेंटर बना दिया इग्नू का, तो वहाँ पे उनके बच्चों के लिए क्लासेस भी होती हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरह की क्लासेस भी होती हैं, गाइडेंस दी जाती है उनको। लेकिन जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं उस तरह का वहाँ वातावरण नहीं होता है। तो ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं जहाँ पे माँ बाप को लगता है कि भाई अब आगे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ, मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आप पढ़ भी सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो साथ के साथ। जी जी जी। ये फायदा उससे रहता है। हाँ, वो जो कॉलेज वाली एजुकेशन है वो वाला तो वो उनको जो बेनिफिट्स होने चाहिए, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की हालत है उसके हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, और इनकी वैल्यू भी जो रेगुलर प्रोग्राम है उन्हीं की तरह से होती है, अगर आपने अच्छी जगह से किया है तो उसमें भी साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम, इंजीनियरिंग से सब एरिया से रिलेटेड प्रोग्राम मिलते हैं। और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी तो इसमें एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। या जो बुजुर्ग है, नौकरी करने लगे, नौकरी करने के बाद लगा कि भाई चलो मैं और पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने किया, मैंने मास्टर्स की थी जब साइकोलॉजी में, वो वहीं से की थी। तो वो जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को आगे चला सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग का बहुत फायदा होता है। जी। तो सर अगला सवाल है, परीक्षा में तनाव क्यों होता है? शौकी भाई, ऐसा है ना जी, जिस चीज का पता नहीं हो टेंशन होगी ना। जा बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस टाइम में जब परीक्षा का टाइम आता है तो एक तो टेंशन उनको होती है जिन्होंने तैयारी नहीं की है, अब क्या होगा। जिन्होंने तैयारी की है उनको ये टेंशन होता है कि कौन से सवाल आएंगे। कई लोगों को जो बहुत बढ़िया है उनको ये टेंशन होती है कि मेरे 90% आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो वो अनिश्चितता सी जो होती है ना, अनसर्टेनिटी, वो टेंशन को क्रिएट करती है। दूसरा, थोड़ी बहुत टेंशन तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए जिससे आपको तैयारी करने में दिक्कत होने लगे, उसमें फिर आदमी को बात करनी चाहिए। तो ये अनसर्टेनिटी जो आती है ना, जिन चीजों का पता नहीं होता, तो ही हमें चिंता होती है। लेकिन आपने अगर प्रॉपर तैयारी की है, प्रॉपर आपने वो किया है, यानी आपका खाना पीना, नींद वगैरह आपकी ठीक है, तो आपकी टेंशन कम से कम होती है। लेकिन टेंशन होना नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल सर, एग्जाम के टाइम। तो सर जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं, तो ऐसे में बच्चों को अभी से करियर गाइडेंस के बारे में सोचना ज़रूरी है।
हाँ, लेकिन कौन सी क्लास में है 10वीं के बाद उनको सोचना चाहिए। अब उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। तो उसमें आपके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस मार्क्स हैं, दूसरा आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, फिर लोगों से पता करना कि भाई ये अगर मैं लूँ तो आगे जाके इंजीनियरिंग में मुझे कैसा मेरा भविष्य रहेगा है। तो जैसे कॉलेजेस वगैरह में काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, उनमें जाके पता करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। कॉलेज में अगर जाना है आप, उसके बाद आपको या स्कूल में टीचर्स से आप अपने उनसे बात करके इसके बारे में डिसाइड कर सकते हो। जो 12वीं करके जाएंगे वो अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, उसके बारे में जैसे इंजीनियरिंग करने की आप सोच रहे हैं जी, तो आप जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ जाइए, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर होते हैं। वहाँ पे उनसे ये पूछिए कि भाई मैं अगर ये करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ, तो मेरा स्कोप क्या है, आगे मुझे किस तरह की नौकरी मिलेगी, किस तरह से और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं काउंसलिंग वाले, जो आपको उसके बारे में सलाह देते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, आप आज के हमारे कार्यक्रम के अंत में आप तमाम सुनने वालों को क्या संदेश देंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, अपने बच्चों के साथ रहिए, उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखते रहिए, वो किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, कैसे किन में उनका मन लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स उसके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। टीचर से रेगुलरली बातचीत करिए। आपके बच्चों में कोई फर्क नहीं है, आपके बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितने और इंटेलिजेंट हैं। मैं तो कहूँगा कई बच्चे तो उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनमें कौन सी लियाकत है, कौन सी उनमें कैपेबिलिटीज है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। उनको प्रॉपर सलाह देना आपको जरूरी है। आपके पास अगर सलाह नहीं है तो अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, जो लोग आपके जानने वाले हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। कैरियर गाइडेंस पर बात करने के लिए सतीश कौशिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।